आज हम लोग अ, इस मुद्दे पे बात करेंगे कि जो वर्तमान में भारतीयों के अंदर एक जो चारित्रिक दुर्बलता दिखाई पड़ती है, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, एक तरह के अंतर विरोध में जीते हैं, एक तरह का दोगलापन दिखाई देता है। तो उसका क्या कारण है? उसमें उसके राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, इन सारे पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मतलब ये काफी परेशानी वाला मुद्दा है, क्योंकि ये दिखाई देता है कि हम लोग आमतौर पे एक दोगलापन, सामने कुछ पीछे से कुछ और, एक नकलचीपन, बिना समझे बूझे पश्चिम की नकल, शहरों की नकल, जिसको हम आधुनिक मान लेते हैं उसकी नकल, एक तरह की, जो तुमने ठीक कहा, चारित्रिक कमजोरी, ना कहने के साहस नहीं। और कुछ चीजों को हमने, जैसे हमारा अब जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उसमें ये लोग उतना ज्यादा, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होता है। पॉलिटिकली करेक्ट होने का मतलब है कि जो फैशनेबल आइडिया है, जो फैशनेबल आइडियोलॉजी है, जो पश्चिम में फैशनेबल है, वो हमारे यहाँ भी फैशनेबल हो जाती है। और फिर हम सब उसको इतना कन्विक्शन से नहीं, लेकिन बिकॉज हवा में वो है, तो उसको हम लोग तोते की तरह बोलने लगते हैं, बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। कोई पश्चिम से आ जाए और पश्चिम का बड़ा विद्वान कुछ बोल दे, पश्चिम की यूनिवर्सिटी कुछ बोल दे, पश्चिम की संस्थाएं कुछ बोल दे, वहां की एकेडमिक दुनिया कुछ बोल दे, कोई नोबेल प्राइज विनर कुछ बोल दे, तो हम लोग उसको ब्लॉटिंग पेपर की तरह सोख लेते हैं। ये बीमारी कोई आज से तो नहीं है, बहुत पुरानी है। मतलब गांधी जी ने इसको कई बार कहा, शुरू के दिनों में तो बहुत ही कहते थे। भारत आने के बाद 1915 से लेके 1920, 22, 24 तक अगर उनका चिट्ठियां, उनके लेक्चर्स पढ़ो, तो बार बार वो ये बात कह रहे हैं कि हमारा पढ़ा लिखा आदमी कायर है और नकलची है, कायर है और नकलची है। और वो उसको ब्लॉटिंग पेपर की संज्ञा देते कि वो ब्लॉटिंग पेपर जैसे शाही सोखता है, ये सोख लेता है वहां से जो भी आते हैं उसको। तो ये बात तो अब और भी है, लेकिन ये तो बहुत बहुत ज्यादा दिखाई देता है कि हम अपने दिमाग से सोचना हमने बंद कर दिया है, और जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उसने उतना बंद किया हुआ है। पर अहंकार मतलब आसमान को छूता है। पढ़े लिखे का अहंकार तो आसमान को छूता है, उसको पता नहीं वो क्या हो जाता है पढ़ लिख करके। और मैं तुमको बताऊं, करीब कई साल पुरानी बात है, शायद ये उस समय की बात है, नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल के समय की बात है, अगर हम गलत नहीं है तो, या ठीक उसके बाद, जब ये न्यूक्लियर कुछ हम लोगों को अमेरिका से डील करनी थी, न्यूक्लियर कुछ चल रहा था। याद है वो लोकसभा में एक बड़ा हंगामा भी हुआ था, अमर सिंह उसमें इन्वॉल्व थे, खूब पैसे पार्लियामेंट में किसी एमपी ने उड़ाए और बोले देखो ये सब हो रहा है, भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह। ये बात है करीब 20 साल से ज्यादा की पुरानी बात है। तो उसमें उस समय मुझे याद है कि एक कोई अमेरिका का सेनेटर यहाँ भारत आया था, और ये कोई टीवी चैनल पे, हमको टीवी चैनल का याद नहीं है नाम, लेकिन उस एंकर का नाम याद है, ये राजदीप सरदेसाई करके एक है, वो उसका इंटरव्यू कर रहे थे। और मुझे एकदम ठीक से याद है, मैं देख रहा था, और ये आदमी जो कि हमेशा इतनी अकड़ में रहते हैं, ये उस सेनेटर के सामने, क्योंकि वो अमेरिकन था, एकदम भीगी बिल्ली बने हुए थे, घिघिया के उनसे बात कर रहे थे, और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है भारत को क्या करना चाहिए इस समय। और वो सेनेटर बोलता है कि भारत को क्या करना चाहिए, मैं कैसे कहूंगा, मैं तो अमेरिकन हूं। मतलब वो ये बात कह रहा है, और ये उससे पूछ रहा है कि भारत को क्या करना चाहिए, कि अमेरिकन सेनेटर से पूछ रहा है। और ये जो है, ये हम लोग को दिखाई नहीं देता कि हम कितने अंग्रेज या अंग्रेजियत या अमेरिकनों के सामने हम कैसे होते हैं, और हमारे खुद के भारतीय लोगों के साथ, जो कि मान लो अंग्रेज, जैसे चिदम्बरम के साथ ये लोग ठीक होंगे क्योंकि उसको अच्छी अंग्रेजी बोलता है ना। सोनिया गांधी के साथ तो इनकी हिम्मत ही नहीं होती कि उसको इंटरव्यू कर ले, है ना, ये मतलब जाएंगे भी नहीं। मोदी की बात छोड़ो,
मोदी का सवाल अलग तरह का है, लेकिन ये तो सोनिया गांधी के साथ इंटरव्यू भी नहीं करेंगे, मतलब इतना घबराते हैं। और आधी प्रॉब्लम ये है कि वो गोरी चमड़ी है। तो ये जब कोई नॉन अंग्रेजी वाले से बात करते हैं, कोई भी हो, उससे ये कैसे बात करते हैं और अंग्रेजी वाले से कैसे बात करते हैं, एकदम साफ साफ दिखाई देता है। अगर आप सामने रखें तो आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके बात करने का तरीका एकदम साफ साफ दिखाई देगा। ये तो बहुत पढ़े लिखे, अपने आप को एक तरह से बुद्धिजीवी मानते हैं, है नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन मानते हैं। जनता में तो वही तस्वीर है कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, इंटरनेशनल फेम होगा वगैरह वगैरह, पर इनका पूरा बॉडी लैंग्वेज, इनका बात करने का तरीका, ये सब देखने की जरूरत है। तो ये तो हमारे यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक हम लोग कुछ बहुत बड़ा दोष हमें आया है, और इसका मैं तो दोनों कारण मानता हूं। एक तो ऐतिहासिक कारण है जो और दूसरा राजनीतिक कारण, दोनों को मैं मानता हूं। उसको समझने की बहुत जरूरत है। मानता हूं हमारा आदमी, हिंदुस्तान का आदमी, चाहे पहले इंग्लैंड जाता था, विलायत जाता था, आजकल अमेरिका जाता है आमतौर पे पढ़ने के लिए, काम करने के लिए वगैरह वगैरह। ये दोनों वहां पे कोई आदमी 1 साल 2 साल रह के भारत आता है ना, तुम देखोगे तो पहले तो बहुत ही होता था कि उसका, भाषा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक्सेंट बदल जाता था अंग्रेजी का। और यहाँ पे कई अंग्रेज हैं, जैसे मार्क टूली का एक नाम लेता हूं क्योंकि वो काफी प्रसिद्ध हैं, बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट रहे और भारत में ही रहते हैं, बहुत वर्षों हो गए उनको, 40 साल हो गए होंगे, अच्छी हिंदी बोलते हैं, लेकिन उनका एक्सेंट अभी तक हिंदुस्तानी नहीं हुआ है। यहां का आदमी 6 महीने 1 साल वहां जाता है, वहां के एक्सेंट को कॉपी करने की चेष्टा करता है और यहां आके उस एक्सेंट में बात करता है और लोगों को प्रभावित करने की चेष्टा करता है। ये चीजों को हमको देखना इसलिए चाहिए कि ये एक बीमारी के लक्षण है। ये बीमारी बहुत गहरी है, उसके लक्षण है। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मुझे तो दर्द होता है ये सब देखता हूं तो। ये क्या बात है कि हम जो है उसकी प्रस्तुति में घबराते हैं, उसकी प्रस्तुति में शर्म महसूस करते हैं, और कोई फिर उसका रिएक्शन होता है, वो कई लोगों में इस प्रकार का होता है कि वो फिर हम ये हैं उसका झंडा गाड़ने लगते हैं, मतलब फिर वो एक दूसरी तरफ टर्न कर जाते हैं। जो आज के कुछ, ये जब से मोदी जी की सरकार आई है, कुछ उसकी झलक दिखाई देती है कभी कभी। ये दोनों एक्सट्रीम, एक एकदम पूरी तरह बिछा हुआ, एकदम उस तरफ झुका हुआ, उससे पूरी तरह से प्रभावित, और दूसरी तरफ अपनी उसके रिएक्शन में इस तरफ की अकड़ हो गई, सहजता नहीं रही। और जो आत्मविश्वास है, वो जो ताकत है, वो तो सहजता में है। हम सहजता हमने खो दी है। अभी अगर आपको सहजता दिखाई देगी तो हमारे बहुत ही साधारण लोगों में दिखाई देगी, जिनको हम लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं उनको बदलने में, उनको विकसित करने में, उनको पढ़ा लिखा करके स्मार्ट करने में। अभी ये देखो, स्मार्ट सिटी वाला जो बात है, मोदी जी ने नारा दिया कि स्मार्ट सिटी, मुझे बहुत इससे तकलीफ हुई। कुछ और ही नाम दे देते, सुंदर शहर बोल देते। स्मार्ट का मतलब क्या है आज के दिन? एक जनमानस में स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट का मतलब है, ये आदमी स्मार्ट है, मतलब ये किसी तरह अपना काम निकालना जानता है, ये मैनिपुलेट करना जानता है, ये तिगड़म जानता है। इसी को जो आम बात है वो ये है स्मार्ट। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है डिक्शनरी में मैं नहीं जानता, लेकिन है भैया ये तो बड़ा स्मार्ट है, काम निकाल लेगा तिगड़म से। तो स्मार्ट की कोई बहुत सुंदर छवि नहीं है आम आदमी के दिमाग। तो ये जो हमारा दिमाग बना हुआ है, ये काफी चिंताजनक है और ये काफी, इसको समझने की जरूरत है। और मैं तो ये मानता हूं कि ये एक गहरे घाव का, जो हमारे मानस पे पड़ा हुआ है, बहुत गहरा घाव, जो हमको डरपोक और चालाक दोनों एक साथ बनाता है, हिपोक्रिट बनाता है, दोगलापन देता है, छोटी मोटी एग्रेसिवनेस में दे देता है, भद्दापन, भौंडापन। जैसे अब आप देखिए, हमारा कोई सौंदर्य दृष्टि हमारी करीब करीब हमारे शहरों में जाती जा रही है। हम वेस्ट की नकल करते हैं, उसी को सौंदर्य मानते हैं। वैसी बिल्डिंग जैसी वहां है, वैसा एयरपोर्ट जैसा वहां है, मतलब हर चीज में नकल, इमारतों में नकल। हमारी सारी नई बिल्डिंग
वैसी ही है जैसी अमेरिका विलायत में नई बिल्डिंग्स हैं, उसी की कॉपी है। हमारे कपड़े उनकी कॉपी हैं। हमारी हर कौन सी चीज है जो हम कह सकें कि भाई नहीं, ये भारतीय दृष्टि से बनी? कहीं कहीं दिख जाएगा। कोई कलाकार कभी एक संगीत सम्मेलन में बैठेगा, वो थोड़ा कुर्ता धोती अलग टाइप पहन लेगा, पर वो तो जैसे कोई रिचुअल जैसा हो गया। कहीं कहीं कभी कभी कोई शादी में, कोई खास मौकों पर आपको दिखाई देगा। आमतौर पे तो नकल ही नकल, नकल ही नकल। कोई नकल जरा बड़ी सोफिस्टिकेटेड ढंग से करते हैं, दिल्ली के लुटियन वाली दिल्ली के लोग जरा सोफिस्टिकेटेड ढंग से करते हैं, और कोई लोग जरा भौंडे ढंग से करते हैं। फर्क इतना ही है। और ये जो भौंडे ढंग से करते हैं, ये भी 2-3 पीढ़ी में सोफिस्टिकेटेड ढंग से करने लगते हैं। इतना ही फर्क है, पर कर दोनों ही रहे हैं। तो ये तो हमको इसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। देखो, मैं इसका कारण देखता हूं कि ये नॉयपॉल साहब ने, अब उनकी बहुत चर्चा नहीं होती है, क्योंकि आजकल दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका में, तुम अमेरिका में बैठे हो, वहां डोनाल्ड ट्रंप हैं, पता नहीं जीतेंगे, अगली बार नहीं जीतेंगे, वो अलग बात है, पर जीते इस बार तो हैं। यहाँ पे मोदी जी हैं। तो इनके बावजूद मैं ये कहता हूँ, दुनिया के जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो दुनिया को चलाता है, ये लोग नहीं चलाते दुनिया को। दुनिया को जो शक्तियां चलाती हैं, जो विचार बनाती है, वो शक्तियां, वो अभी भी उसी तरह की हैं पिछले कम से कम द्वितीय महायुद्ध के बाद से जो शक्तियां हावी हैं, वो ही हावी, बल्कि हो सकता है उससे पहले से, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। वो लेफ्ट ऑफ सेंटर लिबरल वाली जो ये राजनीति है, मैं उसमें इसके वो देखता हूं। एक तो ये बात है। दूसरा, हमारे साथ क्या हुआ कि मैं ये मानता हूं कि इस्लामिक युग से हमने बहुत प्रताड़ना सही है, इस देश ने बहुत प्रताड़ना सही है। इसको कोई झुटलाए मतलब आप कुछ भी लिख दें, वो अलग बात है, लेकिन इसमें कोई दो शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि हम लोगों ने बहुत प्रताड़ना सही है। नॉर्थ इंडिया में आपको एक बड़ा मंदिर नहीं दिखाई देता है। ये नहीं हो सकता कि सारे बड़े मंदिर साउथ में ही बने हो और नॉर्थ में बने ही नहीं हो, ये असंभव है। ये देश कल्चरली एक रहा है, आदान प्रदान खूब हुआ है, और ये नहीं मैं मान सकता कि ये इधर एकदम अलग तरह का था और वहां अलग तरह का था। मैं नहीं मन नहीं करता। मतलब जब जयपुर की कारीगरी देखता हूँ, राजस्थान की कारीगरी देखता हूँ, और जगह की कारीगरी देखता हूँ, फतेहपुर सीकरी की कारीगरी देखता हूँ, या मैं ग्वालियर के महल देखता हूँ, बहुत सारी चीजें, तो हमको लगता है कारीगरी में तो कोई कमी नहीं थी। अजंता लोरा देखता हूँ, कारीगर तो थे इधर भी। तो ये मंदिर कैसे नहीं बने? तो एक ही दिमाग में आता है कि भाई तोड़े गए होंगे। तो नालंदा तो सामने दिखता है। तो खाली मंदिरों का सवाल नहीं है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे नालंदा जैसी चीजें सामने दिखती है, तोड़ी गई, खत्म की गई। उसके अलावा ये जो धर्मांतरण हुआ, मतलब यहाँ का इतना बड़ा तबका जो मुसलमानों का है, जिसको हम पसमंदा मुसलमान कहते हैं, वो तो करीब 95-97% है ना, सबको मालूम है। हम लोग, मतलब हो सकता है ज्यादातर लोग खाली मुसलमान को एक करके देखते हो, पर ऐसा तो नहीं है। शिया सुन्नी थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, लेकिन सुन्नियों में पसमंदा बहुत बड़ी तादाद में है। 95-97% पसमंदा है। ये पसमंदा तो 100% कन्वर्टेड हिंदू है ना। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये सब अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो, कोई कितना ही कुछ भी बोले, और ये कोई भी हिंदू मानने को तैयार नहीं है। सबको मालूम है और उनको भी मालूम है। मैं अभी जाकिर नायक को सुन रहा था यूट्यूब पे, वो बोलता है कि ये हम लोगों में ये किसी भी अल्लाह के अलावा किसी भी चीज के सामने सर झुकाने की हम वो नहीं है। और ये जो मुसलमान सर झुकाते हैं, चाहे वो दरगाह में जाकर के, या ये जो क्या कहते हैं वो अजमेर शरीफ जाकर, या कहीं भी, वो इसलिए झुकाते हैं कि वो पहले हिंदू थे कभी, तो उनकी वो आदत बनी हुई है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ये जाकिर नायक कहता है, तो उनको भी मालूम है।
तो यहाँ का 95-97% मुसलमान तो कन्वर्टेड है। ये होगा, कुछ लोग हुए होंगे अपनी मर्जी से, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ज्यादातर तो डर के मारे, प्रताड़ना से हुए होंगे। जजिया कर लगा ना, किसने लगाया किसने नहीं लगाया, ये सवाल डिटेल के सवाल है। लगे तो सही, ज्यादातर समय में लगे। गुरु तेग बहादुर के साथ अत्याचार हुआ, इसको तो आप नहीं झुठला सकते ना, बहुत कुछ झुठलाया जा रहा है। या गुरु गोविंद सिंह के साथ, उनके बच्चों के साथ जो हुआ वो झुठलाया जा सकता है क्या? ये तो ग्रॉस एविडेंस है ना। बाकी ये कंट्रोवर्सी हो सकती है कि कुतुब मीनार जैन मंदिरों को तोड़ के बना या नहीं बना, ये सब हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, वो एक अलग सवाल है। लेकिन ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूं तो हुआ। शीशगंज साहब तो दिल्ली में है ना, शीशगंज साहब, तो ये कई चीजों को तो आप झुठला ही नहीं सकते। तो ये जो अत्याचार इतने सालों तक हुआ होगा, आप ये सोचो उस कम्युनिटी का क्या हाल हुआ होगा, जिसके ऊपर ये अत्याचार तरह तरह से हो रहा है, लूट खसोट, रेप, तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, उनके इंस्टीट्यूशंस को तोड़ना, कन्वर्जन करना, जजिया कर लगाना। ये जब हुआ होगा तो जो लोग ये रोज देखते होंगे या सुनते होंगे अफवाहों से, सच्ची बात से, उनके मानस पे क्या उसका असर हुआ होगा? डरे होंगे ना, गुस्सा भी आया होगा, लेकिन डरे होंगे क्योंकि कुछ कर नहीं पाए, कुंठित हुए होंगे। भले साइकोलॉजिकली उनको, दे मस्ट बी टेरराइज्ड, हार्म हुआ होगा कहीं ना कहीं। नॉयपॉल ने जो एक पुस्तक लिखी द वुंडेड सिविलाइजेशन, ये उसका वुंड है। और कोई भी साइकोलॉजिस्ट से आप बात करिए, वो कहते हैं इस तरह की जो मेमोरी होती है, कलेक्टिव मेमोरी, वो 12-15 जनरेशन तक रहती है। भले ही आपको कॉन्शियसनेस में नहीं हो, पर वो आपकी चरित्र में आ जाती है। आप इमेजिन करिए, एक बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है और उसके साथ खूब प्रताड़ना हो रही है, उसको रेप किया जा रहा है, उसके साथ वायलेंस हो रही है, और वो इस माहौल में बड़ा होता है। बड़ा हो गया, तो जब बड़ा हो गया, हो सकता है वो सब चीज में भूलने की चेष्टा करे या भूल भी जाए। क्या उसका कोई असर नहीं पड़ेगा उसकी साइकोलॉजी पे, उसके व्यवहार में? बिल्कुल पड़ेगा। तो उसको अगर फिर से उसकी मानसिक स्वस्थता आपको देनी होगी तो आपको क्या करना होगा? आप किसी मनोचिकित्सक से बात कीजिए, उसको अपने पास्ट को देखना पड़ेगा। पहली बात है कि उसको देखे, और देखने के बाद उससे एक स्वस्थ रिश्ता बनाना होगा उस पास्ट से, उस इतिहास से, और फिर जाकर के आप भले चंगे हो सकते हैं। उसको झुठला करके, उसको भुला करके नहीं होगा। और हमारे साथ यही हो रहा है। हम उस जो पुराना विगत है उसका असर तो है हमारे चरित्र पे, उसकी कहीं कलेक्टिव मेमोरी भी है, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस पे, लेकिन हमारी किताबें, हमारी चर्चाएं, सब कुछ उसको झुठलाने पे लगी हुई। तो वो झुठलाने से झुठला दीजिए आप, लेकिन वो जो मेरा जो घाव है वो उससे भरता नहीं है। और वो ही हमारे साथ हुआ है। मतलब दिल्ली की राजधानी में शीशगंज साहब और औरंगजेब रोड, शीशगंज साहब और ये सब लोगों के नाम यहाँ पे, क्या मतलब वो आप एक सिख बच्चे की कल्पना कीजिए जिसके माँ बाप उसको शीशगंज साहब ले जाते हैं और उसको वो कहानी सुनाते हैं वैलर की, और वो फिर इन सड़कों से होकर के अपने घर जाता है। मतलब वो उसके साथ क्या होता होगा? मानसिक स्तर पे हमको देखना ही पड़ेगा इन बातों को। अगर हम नहीं देखेंगे तो मत देखिए, कोई नहीं है, पर आपका घाव नहीं भरने वाला। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसका प्रतिकार लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं उसको देख करके फिर आप माफ करिए ठीक से, पर देखना पड़ेगा, उसकी बात होनी पड़ेगी, उसकी कथारसिस होनी पड़ेगी। कथारसिस हुए बिना ये नहीं होने वाला है। और हमने अंग्रेजों ने तो इस काम को कभी किया ही नहीं, बल्कि उन्होंने ही शुरुआत की। इतिहास कैसे लिखा जाए, कैसे नैरेटिव बनाया जाए, और आजादी के बाद हम उसको कैरी फॉरवर्ड ही कर रहे हैं। आप बाबरी मस्जिद वाला केस देखिए, शुरू में ये लोग कह रहे थे नहीं, वहां कोई मंदिर नहीं है।
जब मंदिर के एविडेंस मिलने लगे तो उन्होंने अपने पैंतरे बदल दिए। तो ये बार बार झुठलाना, सोमनाथ का मंदिर कितनी बार टूटा और फिर भी हम मतलब देखते नहीं है हम। और फिर दूसरी तरफ देखिए, हम आजाद हो गए और आजादी के बाद हमने सारे वो सिंबल्स, वो सब प्रतीक जो हम पे शासन के प्रतीक थे, उनको हमने कायम रखा। हमारा वो इस्लामिक युग को भी छोड़ दीजिए, अंग्रेजों के का आज तक 1857 में क्या अत्याचार हुआ है, कितनी बड़ी हिंसा हुई है, इसकी कोई स्टडी नहीं हुई है ठीक से। कुछ इंडिविजुअल्स ने इधर उधर किया, बस हमारी किताबों में नहीं है। मतलब ये कहीं मिल जाएगा कि साहब बनारस से लेके कानपुर तक पूरी सड़क में दोनों तरफ के पेड़ों में लाशें टंगी हुई थी, मतलब एक कहानी की तरह। लेकिन कितने बड़े रूप में यहाँ हिंसा हुई है उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। हम हर चीज को हमने ये मान लिया है इतिहास बेकार की चीज है, या है तो उसको बना के मतलब उसको उसकी ईमानदारी से उसको देखने की जरूरत है। और मुझे लगता है वो जरूरत है। आपको अगर अपना इलाज करना है तो उसको देखने की, खुल करके देखने की कि साहब ये मेरा है, ये हुआ है हमारे साथ, ठीक है, अब तो बीत गया, अब हम क्या करें, पर ये हुआ है, उसको झुठलाओ मत। तो ये बहुत बड़ी हिंसा यहाँ हुई है, ये देश ने 1000 साल से हिंसा सही है। और ये जो बीजेपी का जो अभी ये दौर आया है, मैं ये मानता हूं ये उसका रिएक्शन है। इसको ये दूसरे लोग समझ नहीं रहे। ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये उसको जिसको आपने झुठलाया आजादी के पहले और आजादी के बाद भी, क्योंकि यहाँ मुस्लिम लीग एक पूरा देश आपने बता दिया धर्म के नाम पे, ठीक है। और हमने कोई अपना पैंतरा उसके बाद बदला नहीं। वो बनने के बाद भी हमने नहीं बदला कि ठीक है अब हो गया, अब हमको अपने बारे में कैसे सोचना है, हमको फ्रेश ढंग से सोचना है, ये हमने नहीं किया। तो जो मुस्लिम लीगी जो इस चीज को सपोर्ट करते थे वो तो यहाँ बहुत सारे रहे ना, सब थोड़ी ना पाकिस्तान गए, बहुत थोड़े से गए पाकिस्तान। वो अधिकतर लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस ने एक प्रश्न और उठता है कि हाँ, जो समय मुसलमानों के अत्याचार हुए और काफी लंबे समय तक ये चलता रहा, उसके बाद भी भारतीय समाज में कोई संगठित ढंग से उसका विद्रोह नहीं हुआ, इतना लात खाते रहे, इसका क्या कारण था? इसका उस पर अगर सोचते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भी चारित्रिक दोष तो थे ही, एटलीस्ट संगठन के मामले में बिल्कुल लोग मिल के काम नहीं कर सकते, जो अभी भारतीयों में दिखता है। कहाँ दो भारतीय मिल के काम नहीं कर पाता? बिल्कुल, क्योंकि इतना डर गए, अंदर तक वो घुसा है डर। मैं यही तो कह रहा हूं, वो डर जो 1000 साल हुआ आपके साथ, वो अंदर तक घुस गया कि भैया चुपचाप रहो बाहर में, बाहर का चेहरा जो है वो समझौता कर लो, चुपचाप रहो, पतली गली से निकल जाओ। यही तो हिपोक्रेसी आ गई हमारे में। हमारे में जो लड़ने की कुव्वत होती है वो खत्म हो गई एक तरह से, क्योंकि हम इतना डर गए। हमको किसी एक दोस्त ने एक बार एक चीज पर हमारा ध्यान आकर्षण किया कि देखो राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे बहुत सारे मंदिर बनियों के घर में या छोटे मोटे राजाओं के घर में है, बाहर नहीं है। वो पब्लिक मंदिर है पर वो उनके अहाते के अंदर है। तो इसका उसने कारण ये बताया, ये थियरी है जो मुझे ठीक लगी, कि बाहर होते तो टूट टाट जाते, डर लगा तो भाई अहाते के अंदर कर दो, क्योंकि ट्रेडिंग कम्युनिटी को ज्यादा कोई भी राजा टच नहीं करता है, क्योंकि वो व्यापार करता है, वो बहुत यूजफुल होता है किसी भी स्टेट के लिए। और मॉडर्न स्टेट के लिए उतना यूजफुल नहीं होगा, लेकिन पुराने स्टेट के लिए तो ट्रेडिंग कम्युनिटी बहुत यूजफुल होती है, क्योंकि उसकी वजह से चीजों का आदान प्रदान इधर से उधर ले जाना ये सब होता है। तो उनको वो लोग टच नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है इधर अंदर कर लो, ये लोग उसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे, और आप लोग को जो करना होगा हमारे घर में आके, हमारे आंगन में आके कर देना। तो इतना डर था। ये डर, अगर आप डरोगे कि भाई ये मैं कुछ अगर बाहर करूंगा तो मारेंगे पीटेंगे, तो आपका चरित्र कैसा बनेगा? तो ये कोई अभी नहीं बना है, तुम ठीक कह रहे हो। ये
पुराने जमाने से चला आ रहा है और उस पे हमारा ये धर्म होना चाहिए था कि आजादी के बाद उसमें फिर से शक्ति प्रदान करने के लिए हम कुछ काम करते, वो घाव की हीलिंग करते, वो घाव की हीलिंग होती तो हम में अपने आप शक्ति का संचार होता, कुछ कॉन्फिडेंस आता। लेकिन हमने किया नहीं, हमने तो उल्टा किया। यही मैं एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूं। इसका इलाज मनोवैज्ञानिक होगा, झंडा उठाने से सिर्फ नहीं होगा। ये हमको करना ही पड़ेगा। जब तक हम नहीं करेंगे या तो हम खत्म हो जाएंगे। ये काफी पॉसिबल है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मतलब भारतीय संस्कृति कहां तक फैली हुई थी ये तो सबको मालूम है ना। पूरी साउथ ईस्ट एशिया में, पता नहीं इंडोनेशिया तक और उसके भी आगे तक फैली हुई थी। सिकुड़ते सिकुड़ते हम तो यहां तक आ ही गए हैं और चले जाएंगे। बंगाल में अभी हो ही रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो हमको नहीं पता कि देश का दो विभाजन एक बार तो हो ही गया, फिर से हो जाएगा। उस तरह की संभावनाएं तो उठ ही रही हैं और हमारा जो आम आदमी है उसमें कुछ करने की अभी तो दिखाई नहीं देता। मतलब ये लोग कर लेते हैं ना, इन लोगों में एकता है। हम लोग बातें करते हैं, हम में उस तरह की कुवत नहीं रही, हम डरपोक हुए। इसको महात्मा गांधी लिखित तौर पे बात, और वो ये कहते हैं कि भारत का हिंदू यहाँ के मुसलमान से ज्यादा बड़ा कायर है। ये महात्मा गांधी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। 1916 में कह रहे हैं, 18 में कह रहे हैं, 20 में कह रहे हैं कि यहाँ का हिंदू यहाँ के मुसलमान से ज्यादा बड़ा कायर है। तो हिंदू ज्यादा कायर क्यों है? और कहीं ना कहीं वो एक ही मान लेता है ना कि ये तो मेरा काम नहीं है। या मैं अभी भी जैसे बहुत से बुद्धिजीवियों, पढ़े लिखे लोगों से बात करता हूँ, तो वो कहते हैं साहब देखिए ये तो मेरा काम नहीं है। तो ऐसा तो उस समय भी तो ये रहा ही होगा ना मानसिकता कि साहब लड़ना तो हमारा काम नहीं है, लड़ना तो सैनिक का काम होता है। नहीं, शुरू में तो लड़े होंगे। देखिए उस टाइम तो इस तरह का मेरे हिसाब से ये जो सैनिक वैनिक, ये इसको भी थोड़ा देखना चाहिए। देखिए ये थोड़ा धर्मपाल जी के भी काम को देखोगे तो समझ में आ जाता है कि हर इलाके के अपने सैनिक, वो सैनिक कोई फौज हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं मानता हूं कि हम अपने विगत के बारे में जानते नहीं हैं। उसके अब हम लोगों को उसके जहां जहां हम लोगों को सुराग मिले उसको हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं दो बातें करूंगा, 2-3 बातें। वो सुराग, वो क्लूज हैं कि जो हमको पढ़ाया गया है, जो हमारी एक सामूहिक समझ बनी है अपने विगत के बारे में, वो सही नहीं है। ये जो तुमने सिपाहियों की बात की, तो ये जिसको आज आप ओबीसी थोड़े बहुत और जिनको आप एससी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, ये तो नया नाम है ना, पहले तो नहीं था। मतलब जो वॉरेन हेस्टिंग के जमाने में जो हिंदुस्तान में जातियों का सर्वेक्षण हुआ, तुमको पता है कितनी जातियां निकली थी उसमें? करीब करीब 2,32,000 जातियां। कितनी? 2,32,000। और उस समय देश की जनसंख्या कितनी होगी? 23-24 करोड़ होगी। आजादी के समय हम 36 करोड़ थे। तो 1790 80-90 के आसपास हम लोग कितने लोग होंगे? या जब भी ये हुआ, मेरे हिसाब से 23-24 करोड़। 2,32,000 जातियां और टोटल जनसंख्या 23-24 करोड़, यानी प्रत्येक जाति में कितने लोग? 1,001 लोग एवरेज में। ये जो अभी बन गया कि ये शेड्यूल कास्ट से बहुत, मतलब इस तरह नहीं था। हमारी जाति व्यवस्था बहुत अलग प्रकार की थी। और एक इस बात को यहां रोक करके अब दूसरी बात करता हूं। वॉरेन हेस्टिंग ने जो कमेटी बनाई है जिसमें ये 2,32,000 जातियों की सर्वेक्षण हुआ है, ये लोग दक्षिण भारत में परियार नाम के एक जाति के लोगों से बात कर रहे हैं। वो लोग चर्मकार लोग हैं और उनसे ये पूछते हैं हु आर यू। ये जो कमेटी के लोग हैं जो कि सर्वेक्षण कर रहे जाति का, हु आर यू पीपल? जवाब मिलता है वी आर ब्रेव सोल्जर्स, समटाइम्स वी मेक सैडल्स। कभी कभी हम घोड़े की सैडल बनाते हैं। वी आर ब्रेव सोल्जर्स, ये उनकी सेल्फ इमेज है। तो वो सोल्जर्स हैं।
ये हर इलाके में कुछ खास जातियों को ये काम दिया गया है कि आप हमारे इलाके की सुरक्षा के लिए आप जिम्मेदार हैं, और इस काम को आप कर रहे हैं। आप उसके लिए, ये नहीं है कि हर समय तलवार लेके खड़े रहते, जब जरूरत पड़ती है तब, बाकी टाइम आप अपना काम कर रहे हैं, आप घोड़े की जीन बना रहे हैं। और आपको उस काम के एवज में, जैसे लोहार को, जैसे बढ़ई को, जैसे कुम्हार को, जैसे धोबी को आपका एक हिस्सा मिलता है उत्पादन का, वैसे इनको भी मिलता है। तो ये लोग ब्रेव सोल्जर हैं। तो यह हमारे यहाँ का सोल्जर कोई हमेशा राजा के अंडर रहता हो ऐसा नहीं है, छोटी मोटी टुकड़ी रहती है राजा के पास, लेकिन ये लोग जो है, इनको जब कोई बड़ा युद्ध होता है तो ये लोगों को वहां से बुला लिया जाता है लड़ने के लिए। हाँ, ये लोग बहादुर लोग हैं। दूसरा एक और तुमको बताता हूं कि ये, इससे मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोगों को ये सब चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि आज की तरह भारत सरकार की जैसी एक फौज है वैसे ही उस समय के राजाओं की एक फौज है, छोटी मोटी है, लेकिन बाकी अगर उसको जरूरत पड़ता है तो इन कौमों से लोगों को बुलाया जाता है लड़ने के लिए, मेरा ऐसा मानना है। और ये एक और तुमको मैं बताता हूं, 1857 में, ये मुझे अभी पता चला कुछ दिन पहले, 10-15 साल पहले। आप लखनऊ जाइए, आज के लखनऊ की मैं बात कर रहा हूं, और लखनऊ जाइए, आपको बहुत सारे चौराहों पे एक घोड़े पे एक औरत बैठी हुई दिखाई देगी और उसके हाथ में तलवार और ढाल है। और 90% लोग जो उस सड़क से गुजरते होंगे वो ये मानते होंगे कि रानी झांसी की तस्वीर है। जरूरी नहीं है। उसमें 1857 की लड़ाई में कम से कम 20 से 25 औरतें, सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले इलाके में 20 से 25 औरतों ने अंग्रेजों को चुनौती दी है ना। घोड़े पे बैठ के तलवार ढाल चलाना उनको आता था। उनके साथ 200, 250, 500 सैनिक होते थे, उसमें पुरुष भी होते थे। नेतृत्व कौन कर रहा है? लड़कियां, औरतें कर रही हैं। और ये औरतें किस जाति की हैं? ये सभी क्षत्रिय नहीं है, कुछ उसमें क्षत्रिय हैं, कुछ जिनको आप ओबीसी कहते हैं वो, कुछ जिनको शेड्यूल कास्ट कहते हैं वो, उमदा देवी, झलकारी बाई, दुनिया भर के नाम हैं, रहीमन वगैरह वगैरह। ये कई तरह की औरतें हैं जो क्षत्रिय नहीं है। ये अंग्रेजों को 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते इन्होंने रोक के रखा और टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए। मेरा कहने का ये है कि अगर ये ओबीसी या जिसको आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं उस जाति की औरत है तो इसको 1 दिन में घोड़े पे बैठना आ गया और उस पे घोड़े पे बैठ के तलवार चलाना आ गया 1 दिन में। उसकी परंपरा रही होगी ना भाई, वो नेतृत्व कर रही है 200, 400, 500 लोगों का, तो इसकी परंपरा रही होगी। इस जाति में औरतों को लड़ाई लड़ने की अगर कला आती है तो वो जाति की वो हालत जो आज हम मानते हैं बैठता नहीं मेरे भाई। मैं नहीं कह सकता क्या है, लेकिन ये जो तस्वीर हमारे दिमाग में है वो बैठती नहीं है मुझे। एक और मैं तुमको आंकड़ा देता हूं 1750 का, और ये आंकड़ा हमारा नहीं है, ये अंग्रेज हिस्टोरियंस का है, इकोनॉमिक हिस्टोरियंस का, कि 1750 में हिंदुस्तान में 24.5% से लेके 33% दुनिया में अगर 100% का उत्पादन हो रहा है माल का, माल मतलब नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर को छोड़ दीजिए, एग्रीकल्चर को छोड़ के अगर 100 रुपए का माल बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, तो उसमें से 24.5 से लेके 33% हिंदुस्तान में बनता है। मतलब बहुत बड़ी है ना, 1/4 से लेके 1/3 तक हिंदुस्तान में बन रहा है। इसमें थोड़ा कोई 33% बोलता है, कोई 24.5% बोलता है, और ये आप निकाल सकते हैं ये आंकड़े। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये धर्मपाल का आंकड़ा नहीं है जिसको ये लोग बोलेंगे कि सिलेक्टिवली उन्होंने खोज की है। ये वेस्टर्न हिस्टोरियंस के आंकड़े हैं। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नाम की एक हंटिंगटन की किताब बहुत फेमस हुई थी एक जमाने में, उसमें 33% लिखा हुआ है, और एक बोरोक की किताब है उसमें 24.5% लिखा हुआ है। तो इतना बड़ा उत्पादन हो रहा है, कौन कर रहा है भाई ये उत्पादन? आप बताइए मुझे। ये कोई राजा कर रहा है, कोई अनिल अंबानी जैसा आदमी या धीरू भाई अंबानी जैसा आदमी कर रहा है, कोई टाटा बिरला कर रहा है, या कोई नवाब कर रहा है, कोई राजा कर रहा है? कौन कर रहा है ये उत्पादन? हमारे कारीगर समाज के लोग कर रहे हैं।
कारीगर समाज के लोग ओबीसी और शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आते हैं आज के दिन। तो इतना बड़ा उत्पादन कर रहे हैं, वो खुद के मालिक है, वो स्वरोजगार वाले हैं, वो किसी के मातहत काम नहीं कर रहे हैं। ये भी तो क्लियर होना चाहिए सबको। तो इतना बड़ा उत्पादन जिस समुदाय के लोग कर रहे हैं, क्या वो इतने पीड़ित और इतने खराब हालत में हो सकते हैं जिसको हमको बताया जाता है? मैं तो नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। हम नहीं मानेंगे, कोई हिस्टोरियन मुझे बोलेगा तो कॉमन सेंस मेरा कहता नहीं होगा। जिसके हाथ में प्रोडक्शन है, जो खुद का मालिक है और इतने बड़े तादाद पे बना रहा है, वो उसकी कोई ताकत ही नहीं है। तो ये जो बात है, ये हमको फिर से सोचना चाहिए, अपने विगत को समझने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। एक तरफ हम क्या थे, हमारी व्यवस्थाएं क्या रही होंगी, और दूसरी तरफ ये जो हमारे साथ प्रताड़ना हुई है, उससे हमारे मन पे, हमारे मानस पे, हमारे मनोविज्ञान पे क्या असर पड़ा होगा, ये दोनों चीजों को हमको देखना चाहिए। ये इसको देखे बिना हमारी असली तस्वीर बनेगी नहीं इस देश की, और हम ये बार बार लड़खड़ाते रहेंगे। आज की जो मॉडर्न व्यवस्था है, उसमें हमारा ये जो समाज है, जिसके पास ताकत थी, वो जो सिपाही था, वो जो कारीगर था, जो ताकतवर समाज है, उस समाज को उसको खड़ा हम नहीं कर पाएंगे। उसी से शक्ति आएगी, और उसको हम खड़ा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो व्यवस्था हमने बना ली है, अंग्रेजों से सीख कर हमने अपना संविधान बनाया, लेकिन वो 1935 वाले ही तो 80% तो वही है। और लोग बोलते हैं अम्बेडकर जी ने बनाया ये संविधान, लेकिन ये संविधान तो एक तरह से BN राव ने बनाया, जो उसका मेंबर सेक्रेटरी था उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली समिति का। और उसने ये 4 देशों के संविधान पढ़े। सबसे पहले तो 35 वाला ही पढ़ा, और फिर इंग्लैंड का ऑफ कोर्स पढ़ा, और अमेरिका का पढ़ा, और रूस का पढ़ा, और शायद एक और देश का पढ़ा, और फिर उसने कुछ खिचड़ी सी बना करके उसको पेश कर दिया। उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ो, कैसे संविधान बना, इतनी जल्दबाजी में बना है। और जो लोग बनाने वाले थे, वो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे जनता के, वो तो नॉमिनेटेड थे। और उसमें एक समाजवादी थे, सेठ साहब, दामोदर सेठ। उन्होंने कहा कि भाई, हम ये संविधान कैसे बना सकते हैं, ये जनता का संविधान कैसे हो सकता है जब हम सारे के सारे नॉमिनेटेड हैं। तो हम लोग कुछ इंटरिम बना लें, और फिर जब चुनाव होके आएंगे, ये लोग जनता के प्रतिनिधि आएंगे, उनको बनाने दीजिए संविधान। कोई ने बात मानी नहीं। तो ये संविधान तो हम पे, मतलब उसी की नकल है ना। हमने अपने हिसाब से कहां बनाया। तो आज भी हम जकड़े हुए लोग हैं। हमारी जो व्यवस्थाएं बनी है, इस कानून ने जो व्यवस्था निर्माण किया है, या जिसके तहत ये व्यवस्थाएं चलती हैं, वो व्यवस्थाएं तो वही है ना जो पहले चलती थी। चाहे वो शिक्षा ले लो, चाहे वो टेक्नोलॉजी ले लो, चाहे वो स्वास्थ्य ले लो, चाहे वो गवर्नेंस सिस्टम ले लो, चाहे वो जुडिशियरी ले लो। क्या फर्क आया है? 19-20 का फर्क कुछ आया होगा, तो आया नहीं है। उस व्यवस्था में हमारा आदमी सहज ही नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आता क्या होता है। कोर्ट में जाके हालत देखो। मतलब आपने एक आम आदमी को बोला है कि भाई तुमको बहुत अधिकार है। क्या अधिकार है? वोट दे सकते हो। वोट दे सकता है। वोट देके मान लो वो वोट दिया है कांग्रेस वाले को वोट, और कांग्रेस वाला कल छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। अरे ये क्या अधिकार है? इसके पास क्या ताकत है कि बोले भैया मैंने तो तुमको कुछ और समझ के वोट दिया था, तुम तो कुछ और निकले, ये कैसे, ये तो नहीं कर सकते तुम। है इसके पास अधिकार? मोटी बात कर रहा हूं मैं तुमको। और मैं एक कॉमन आदमी हूं, मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती है सिस्टम की, या मेरे साथ सिस्टम अन्याय करता है, किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार की वजह से अन्याय मेरे साथ होता है, या सिस्टम ही ऐसा है कि मेरे साथ अन्याय हो जाता है। मेरे लाइन रिकॉर्ड को जब पहले हाथ से लिखे जाते थे, कंप्यूटराइज हो गया, ये मेरे साथ घटा है। पहले मेरे नाम से जमीन थी, कंप्यूटर बना तो किसी और के नाम से जमीन हो गई। इस तरह की, वो डेलिब्रेट भी हो सकता है, वो गलती भी हो सकती है। अब मेरे पास क्या अधिकार है? मैं जाता हूं उस व्यवस्था के बाद, बोलते साहब हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप कहीं और उधर से लिखो, सिस्टम से पूछिए, मतलब किसी और बड़े अधिकारी से पूछिए। आप घिसते रहेंगे, अल्टीमेटली आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाने के लिए आपको पैसा चाहिए, समय चाहिए। तो आज के दिन आपके पास आपको काम करना है
तो या तो आपको नेटवर्क चाहिए, कोई किसी न किसी की सिफारिश चाहिए, या आपके पास धन हो, घूस देने का धन हो, या आपको कोर्ट में जाने का धन हो। तो क्या है ये, कैसी व्यवस्था है भाई? इसमें कॉमन मैन के पास क्या ताकत है? जब तक वो 10,000, 20,000, 50,000 लोगों को इकट्ठा करके हल्ला गुल्ला नहीं करे, कोई सुनने वाला नहीं है। हर आदमी तो नहीं कर सकता ये। फिर आप उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाइए, वो लोग अपने मतलब से आपको जगह देंगे तो देंगे, उनका मतलब निकलेगा नहीं तो नहीं। आपकी क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। कहा जाता है कि आप एक फ्री कंट्री के सिटीजन हैं और आपको अधिकार है, वास्तविकता कुछ और है। जब तक आप लड़े नहीं, झगड़े नहीं, आपके पास पैसा नहीं हो, आपके पास सिफारिश नहीं हो, आप क्या कर सकते हैं? ये किसी एक का दोष नहीं है, ये व्यवस्था का दोष है जो हमने अंग्रेजों से ली है, और कोई इसको देखने को तैयार नहीं है। मतलब व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए ना, आम आदमी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, वो सहज ढंग से जी सके। हमने तो, आपको पता है 1942 में, मुझे अभी याद आ गया, ये धर्मपाल जी के काम में है, 1942 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो नए अमेरिका का एक प्रकार से बहुत बड़ा स्तंभ है, उसको स्टैब्लिश करने में, अंग्रेजों से जब ताकत अमेरिका की तरफ ट्रांसफर हो रही है, उस प्रोसेस में वो एक बड़ी शक्ति है। ये आदमी, ये बड़ा स्तंभ है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, 3 बार अमेरिका का राष्ट्रपति। वो आदमी अमेरिका में जो अंग्रेजों का राजदूत है, उसको अपने व्हाइट हाउस में बुलाता है और उससे बोलता है कि आप हिंदुस्तान को कब आजादी देंगे, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना, ये आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन मेरी एक सुझाव है या एडवाइस है कि आप जब भी करें ये काम, आप उसके पहले ये सुनिश्चित कर लें दैट इंडिया स्टेज इन द वेस्टर्न ऑर्बिट। ये मैं कोई कहानी नहीं बोल रहा हूं, ये लिखित डॉक्यूमेंट है कि वो कह रहे हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एम्बेसडर को कि आप जब भी आजादी दें उसके पहले ये सुनिश्चित कर लें दैट इंडिया स्टेज इन द वेस्टर्न ऑर्बिट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये बहुत बड़ी चीज है जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए, और अंग्रेजों ने इस पे अमल किया, वो खुद भी ऐसे ही सोच रहे होंगे। और इसी तरह से हमारे देश की राजनीति पिछले 70 साल से 72 साल से चली है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि जो बागडोर है वो नेहरू जैसे आदमी के पास जाए, और नेहरू इज बीइंग कल्टिवेटेड फ्रॉम लॉन्ग बिफोर इंडिपेंडेंस। He is being cultivated, groomed to take over in, मतलब the power from अंग्रेजों से उनको ट्रांसफर हो जाए। वेस्टर्न ऑर्बिट का सवाल है, तो उसके लिए वो उपयुक्त पाते हैं जवाहरलाल जी को। जवाहरलाल जी उसके तहत फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत ये सारी व्यवस्थाएं, वो सब वैसी की वैसी रही। मतलब इतना तक पवन कि पहला राष्ट्रपति सीधा साधा आदमी था, राजेंद्र प्रसाद। देसी था, थोड़ा पढ़ा लिखा था पर देसी था, धोती पहनता था। नेहरू वो धोती पहनना चाहते थे, नेहरू जी ने इंसिस्ट किया, उन पे जबरदस्ती की कि आप ऑफिशियल फंक्शन में धोती नहीं पहन सकते, आपको या तो पैंट वैंट पहनिए, नहीं तो कम से कम चूड़ीदार और शेरवानी मेरी तरह पहनिए। वो धोती पहनने वाले की धोती खुलवा करके चूड़ीदार और शेरवानी मेरी तरह पहनिए, और बग्घी में चढ़िए, और आपके साथ वो जैसे वाइसरॉय के साथ वो खड़े होते थे, वो लाल कपड़ा पहन के और वो सब लेके, वो आपके साथ भी होंगे। मतलब कुछ वही सारे प्रतीक वैसे के वैसे रहे। इनको सोमनाथ जाने को मना किया, वो तो चले गए, उनकी बात नहीं मानी। लेकिन नेहरू जी ने तो कुछ भी नहीं बदलना चाहा। ये शेरवानी क्या हमारी पोशाक है क्या? कभी सोच के देखो। चुस्त पजामा, मतलब मैंने तो कोई आम आदमी को कभी पहनते नहीं देखा, ना हिंदू को ना मुसलमान को। ये तो कुछ मुगलई सी चीज लगती है, आम आदमी की पोशाक तो नहीं। धोती तो यहाँ का हिंदू भी पहनता था, मुसलमान भी पहनता था, धोती कुर्ता। अब नहीं पहनते मुसलमान धोती, वो अलग बात है, लेकिन पहनते थे, मेरे बचपन तक पहनते थे।
तो ये सब चीजों में हमने मतलब डिटेल में जाओ तो, ग्रॉस जाओ तो, सूक्ष्म जाओ तो, हर चीज को हमने व्यवस्था को वैसे के वैसे रखा, कुछ नहीं बदला। और हमारा आदमी अभी भी वो घुटन महसूस करता है, इसलिए वो इस व्यवस्था में अपने को अटपटा महसूस करता है। हमको एक आदमी ने बताया, वो आदमी पिछले 30-35 साल से दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक आंदोलन चला रहा है कि भाई यहाँ पे हिंदी में, भारतीय भाषाओं में बहस होनी चाहिए। उसने मुझे बताया एक अजीब सी बात, विश्वसनीय नहीं है। उसने कहा कि यहाँ पे जब कोई एविडेंस देने आता है और उस आदमी को अंग्रेजी नहीं आती है, वो अपनी भाषा में एविडेंस देता है, हिंदी हो, कन्नडिगा हो, मराठी हो, गुजराती हो, उस भाषा, तो उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में होता है। वहां के दस्तावेजों में अंग्रेजी ट्रांसलेशन जाता है। जो ट्रांसलेट करते हैं वहां भी भ्रष्टाचार है, ऐसा उसने कहा। वो आदमी कह रहा है कुछ, ट्रांसलेट करके कुछ और हो गया, और चल रहा है ये सब। मतलब उसको पता ही नहीं है कि मैंने जो बोला और वहां जो लिखा गया उसमें सामंजस्य भी है कि नहीं है। एक आम आदमी को कोर्ट में जो बहस हो रही है उसका कुछ समझ में ही नहीं आता है, जो लिखा जाता है उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। उसकी दुनिया अलग है और ये दुनिया अलग है। ऐसा ही सारे सरकारी दफ्तरों में भी है। आम आदमी की दुनिया, मेरे तुम्हारी भी दुनिया, हमको जल्दी से समझ में नहीं आएगा कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है और कैसे लिखा जाता है। तो ये इतना बड़ा दुराव राज्य व्यवस्था और सामान्य आदमी के जीवन के बीच में है कि उसको, वो उसमें हस्तक्षेप ही नहीं कर सकता है। वो उसमें एकदम मतलब अटपटा हो जाता है। ऐसा अमेरिका विलायत में नहीं है। वो अपनी भाषा में काम होता है। वो लोग नवीनीकरण करते रहते हैं अपनी चीजों का। जो सामान्य जीवन है और जो व्यवस्था है उसके बीच में इतना बड़ा फासला वहां नहीं है जितना यहाँ पे है। और इसलिए हम लोग ये, और व्यवस्था हमारे लिए बनी ही नहीं है। हमारी व्यवस्था, हमारी जो एक सभ्यतागत सोच होती है ना, कुछ एक सांस्कृतिक सोच होती है ना, वो जो इस देश के आम आदमी की सभ्यतागत और सांस्कृतिक सोच है, जिस तरह से उसका दिमाग काम करता है, उसके साथ उसका मेल नहीं है। वो दुनिया अंग्रेजों की बनाई हुई दुनिया है जिसको अभी तक हम चला रहे हैं। और हमारी जो सोच और हमारी दुनिया बनी नहीं है, पिछले 1000 साल से नहीं बनी। हमारी दुनिया, अंग्रेजों के पहले हमारी दुनिया कम से कम गांव में थी। दिल्ली और आगरा में नहीं होगी, लेकिन उसके बाहर, उससे 50-60 किलोमीटर दूर जहां देहात आ गया, वहां वो व्यवस्थाएं अभी भी पारंपरिक व्यवस्थाएं चलती थी। अंग्रेजों के आने बाद वो भी नष्ट हो गई और हमारे आने के बाद वो उसमें और भी चांद लग गए। तो हमारा आम आदमी की अभी तक उसको उस तरह की स्वतंत्रता मिली नहीं है जो उसको मिलनी चाहिए, जिसमें अगर उसको मिल जाए तो वो कुछ कर दे जाएगा। उसका तुमको प्रमाण मिलता है जब ये जुगाड़ करता है। हमारा आम आदमी जब जुगाड़ करता है, वो जुगाड़ उसके इनोवेटिव माइंड का लक्षण है। वो जब कोई जुगाड़ करता है तो उसका दिमाग किस तरह चलता है उसका उसमें दिखता है, और हम सब उसको जुगाड़ बोलते हैं, उसकी तौहीन करते हैं जुगाड़ बोल के। वो उसका इनोवेशन है, उसको प्राइज देना चाहिए। वो इसलिए वो सब कर रहा है क्योंकि वो उसको खुद ही करना पड़ रहा है, व्यवस्था उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर व्यवस्था सपोर्ट करने लगे तो वो इससे कहीं ज्यादा इनोवेटिव है। टेक्नोलॉजी में भी ये आईआईटी वालों को हम बहुत ऊंचा मानते हैं, इनसे एक इंजीनियरिंग का कक्का नहीं आता इनको। ये तो सब मैनेजर बने हुए हैं। हिंदुस्तान लीवर में, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में, या विदेश की किसी कंपनी में, कॉर्पोरेट में वगैरह वगैरह, सब मैनेजर है। इन्होंने इंजीनियरिंग कहाँ करते हैं? ये 2-4% करते होंगे तो करते होंगे। और ये हमारा लुहार, हमारा जो बढ़ई है, हमारा जो साधारण आदमी है, अरे मेरठ के इलाके में एक लुहार ने, एक बार एक मैकेनिक ने एक छोटा मोटा हेलीकॉप्टर बना लिया जुगाड़ करके, और उसने उड़ा भी दिया। और वो उड़ा तो वो कहीं तार में, बिजली के तार में वो फंस गया और एक छोटा एक्सीडेंट हो गया। उसको अरेस्ट कर लिया गया कि तुमने ऐसा कैसे। अरे भैया, उसको तो प्राइस दो, उसको कुछ फैसिलिटी दो। वो क्या, मतलब बिना पढ़ा लिखा आदमी ऐसा काम कर रहा है।
तो हमने तो उसको तो जकड़ दिया है। आपको डिग्री के बिना कुछ नहीं कर सकते, आईआईटी जाने बिना कुछ नहीं कर सकते। मैं मसूरी में काम कर रहा हूं शिक्षा का, और मैं हूं इंजीनियर, मतलब क्वालिफिकेशन से। एक बार एक पढ़ी लिखी अमेरिका में रहती हुई लड़की, हिंदुस्तानी लड़की पर अमेरिका में रहती, आई मेरे पास और बोलती है कि व्हाट राइट डू यू हैव टू डू एजुकेशन? आर यू ए बीएड, आर यू ए एमएड, आर यू ए पीएचडी इन एजुकेशन? मतलब मैं कोई क्राइम कर रहा हूं, इस तरह का उसका रिस्पॉन्स था कि आप कैसे कर सकते हैं ये काम, ऐसे बहुत गलत काम कर रहे हैं। मतलब ये पूरी दुनिया स्पेशलिस्ट की दुनिया है, कॉमन आदमी के लिए कोई जगह नहीं है इस दुनिया में। क्या ऐसी व्यवस्था हमने बनाई है? तो खैर बहुत थोड़ा डाइग्रेशन। ये आयुर्वेद जो कि हमारा भारतीय चिकित्सा विज्ञान है, अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद की डिग्री नहीं लिया है किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और आयुर्वेद का भी भैया तुम देखो ना, अभी कोरोना छाया हुआ है, एक ढकोसला जो भी है, पर है बीमारी तो है ही। इसकी सिद्धा दवाई है, इसकी आयुर्वेदिक दवाई है, लेकिन सरकार उसको मान्यता देने को तैयार नहीं है। आयुष डिपार्टमेंट बना हुआ है, लेकिन वो इनको मान्यता देने को तैयार नहीं है। होम्योपैथी को मान्यता देने को तैयार नहीं है कि भाई इस दवाई से आपका रोग ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं आप ये कह दीजिए कि आप इम्यूनिटी बूस्टर बना रहे हैं, पर आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास कोरोना की दवाई है। पर अंग्रेजी दवाई ये क्लेम कर सकती है। अभी वैक्सीन आएगी और सब दनादन लगेगा। वो उसका ट्रायल जो पीरियड होगा कितने दिन का होगा? 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का। और आप बोलेंगे चलो इसको तो परमिशन है, लगाइए। और ये जो आयुर्वेदा है, ये जो होम्योपैथी है, ये जो सिद्धा है, इसका जो है, इसका ट्रायल पीरियड की कोई सीमा है? हजारों सालों का ट्रायल पीरियड है, पर आप उसको मान्यता नहीं देंगे। और इसको टचपूंजिए को, जिसका 2 दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको आप मान्यता दे देंगे। ये हर क्षेत्र में ऐसा ही है। जो भी जिसपे साइंस का ठप्पा लग गया, जिसपे वेस्ट का ठप्पा लग गया, जिसपे आधुनिकता का ठप्पा लग गया, उसके लिए सारे रास्ते खुले। और वो ठप्पा नहीं लगा है तो फिर आपको अड़चन ही अड़चन है। वो व्यक्तिगत स्तर पे भी, वो किसी सामग्री के स्तर पे भी, वो दवाइयों में भी, वो रिसर्च में भी, हर जगह ऐसा ही है। बिजनेस में भी, मतलब ये दवाई एक कोई चीज बनाएंगे, उस पर एक सर्टिफिकेट डाल देंगे साहब। अब हमारे पहाड़ में भैया अभी 10-5 साल पहले तक किसान 90% किसान कोई खाद नहीं यूज करता था। उसका प्रोडक्ट नेचुरली ऑर्गेनिक था, खाद ही नहीं यूज कर रहा, कभी किया ही नहीं उसने। पर उसको ठप्पा नहीं लगेगी उसके ऊपर कि ये ऑर्गेनिक है। उसके लिए इतना तामझाम है कि उसके तो बस का नहीं। उस किसान के, छोटे किसान के बस का नहीं है कि मैं जाऊं और वो सर्टिफिकेशन मुझे मिल जाए। और कोई सरकारी महकमा उसको मदद करने के लिए तैयार बने हुए हैं, पर उनका पूरी मानसिकता है कि रोड़े अटकाओ और झंझट पैदा करो। ये कोई सरकार आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो नौकरी मिल गई, नौकरी से मतलब है, उनको कोई मदद, सेवा भाव खत्म है। इस आदमी को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और इसके बीच में फिर कोई बिचौलिया आएगा जो पढ़ा लिखा होगा, स्मार्ट होगा, वो इसके प्रोडक्ट को लेगा, वो सर्टिफिकेट लेगा और अपने नाम से ठप्पा लगाकर बड़ी दुकान में 1000 रुपए में बेचेगा, इसको 50 रुपए देगा। इसको मार्केटिंग कहा जाता है। ये IIM अहमदाबाद पढ़ा रहा है, IIM कलकत्ता पढ़ा रहा है ना। ये कैसे मार्केटिंग की जाती है, कैसे सस्ते में लो, महंगे में बेचो, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाओ, ये पढ़ाई हो रही है। और सब फन्ने खान बन के घूमते हैं कि देखो हम आए से आए। ये नहीं बोलते कि हम बेईमानी करना बढ़िया तरह सीख गए, है ना। ये व्यवस्था है। मजेदार चीज है कि आप जो घर में हल्दी यूज करते हैं, ठीक है, तो आप बाजार जाइए और जो खड़ा हल्दी है उसका भाव आप पता करिए, पिसा हुआ हल्दी का भाव पता करिए। खड़ा हल्दी महंगा है, पिसा हुआ हल्दी सस्ता है। बिल्कुल, उसमें मिलावट है। और आप जाइए कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में और वहां लीजिए हल्दी, वो ऑर्गेनिक के नाम से क्या दाम है वो भी देख लीजिए।
मतलब ये तो खुला झूठ है कि साहब हाँ हल्दी को हमने पीसा, पीसने में मेहनत लगी, भाई वो तो महंगा होना चाहिए ना, नेचुरली जो बिल्कुल, है खड़े। धनिये का भी यही हाल है। हाँ, धनिया तो पूरा ही नकली है वो तो। हाँ, वो तो वो तो बेईमानी की, मतलब डायरेक्ट बेईमानी हुई, मिलावट की है। उसको तो ये बोलेंगे कोई बनिया ने की होगी ना, बनिया एक बदनाम शब्द है। लेकिन ये जो पढ़े लिखे, हाँ, उसमें तो तुरंत ये लोग बोल देंगे बनिया। वो तो बनिया तो क्या ट्रेडिशनल उससे जुड़ जाता है ना, देसी पने से। लेकिन ये जो IIM में पढ़ा हुआ टाई कोट सूट लगाता है, आजकल टाई कोट नहीं, आजकल जीन्स पहनता है। हाँ, और अमेरिकन हो गया ना, पहले अंग्रेज से अब कैजुअलिटी। अमेरिकन हो। हाँ हाँ, तो वो जब ये करता है तो वो स्मार्ट है, वो बेईमानी नहीं है, वो मार्केटिंग है। पर ये कह रहा हूं कि व्यवस्था कैसे लोडेड है सामान्य आदमी के अगेंस्ट, है ना। हमारे सामान्य आदमी को आगे बढ़ने का, अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करने का, जीने का, इनोवेशन करने के सारे रास्ते हमने बंद कर दिए। तो कैसे ये देश खड़ा होगा, हमको ये बताओ। वो जो शक्ति है, वो जिस कारीगर जिसकी बात हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उसको एक तरफ तो आपने नैरेटिव ऐसा बना दिया कि इनके साथ तो बहुत ही अत्याचार, अन्याय, उनको विक्टिम बना दिया। वो आदमी जो बोलता था कि हम वी आर ब्रेव सोल्जर्स, समटाइम्स वी मेक साइकिल्स, आज के दिन उसका पड़ पोता या सड़ पोता जो होगा, वो बोलेगा नहीं साहब हमारे साथ तो बहुत अत्याचार हुआ है, हम तो बहुत वो हो गए, अब थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिली है तो हम खड़े हुए। वो ये बोलेगा, वो अपने आप को विक्टिम मानेगा। वो जो हेस्टिंग्स की टीम के सामने बोलता है वी आर ब्रेव सोल्जर, वो सीना चौड़ा करके बोल रहा है वी आर ब्रेव सोल्जर्स। ये बोलेगा नहीं साहब हमारे साथ तो अत्याचार हुआ है, हम तो अब जाकर कुछ पढ़े लिखे हैं और कुछ हुआ है रिजर्वेशन मिलने की वजह से, स्कूल शिक्षा मिल के वजह से, वगैरह वगैरह। अभी तक तो गड़बड़ी गड़बड़ था। ये उसको हमने बना दिया, ये तो नैरेटिव से बना है, उसकी सेल्फ इमेज को तोड़ा गया है और इसको ये एक नैरेटिव दिया गया कि हिंदुस्तान इस तरह का था। एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ आपने ये व्यवस्था खड़ी कर दी, उसमें एक सेल्फ इमेज पहले ही गई हुई है, व्यवस्था में उसको अपने काम को फिर से खड़ा करके किस तरह से उसमें और बदलाव लाया जाए, उसके सारे रास्ते बंद हैं। आपको अगर करना है तो ये जो मॉडल चल रहा है उसके अंदर आप कुछ करिए, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। अब इसके अंदर क्या नौकरी कर सकते हैं, क्या करेंगे आप? बिल्कुल, और नौकरी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आप पुर्जे हैं, आप पुर्जे बन के उसमें लटकते रहिए, जैसा मशीन चलेगी आपको उसके साथ तालमेल मिला के चलना, नहीं तो आप बाहर हो जाइए। भाई यही तो हम, ये व्यवस्था सबको, सब नौकर है इस व्यवस्था में। जिसको 5 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए की नौकरी मिल रही है साल की, वो भी नौकर है। हाँ, और मैं तो ये मानता हूं कि राज्याध्यक्ष भी जो होते हैं स्टेट के, मतलब मैं हिंदुस्तान की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, वो भी ज्यादातर नौकरी है। दुनिया को कोई कुछ और ही चीज चला रही है, जहां विचारों का निर्माण हो रहा है, जहां ये जैसे अभी ये कोरोना वाला जो मामला है, ये इसको देखना चाहिए। मुझे मैं कम से, मेरे खुद को कोरोना हुआ है ना, और हमारे परिवार में 5 लोगों को 6 लोगों को कोरोना हुआ, और हमारे नाते रिश्तेदार दोस्त मित्रों में 10-12 लोगों को मैं अब जानता हूं, अपने 5 लोगों को हमको लेके, और 5-7 लोगों जिनको कोरोना हुआ। अभी तक मुझे जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो ये है कि ये बीमारी बहुत हल्की फ्लू है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और इनमें जो लोगों को कोरोना हुआ उसमें सबसे बड़ी उम्र वाले 87 साल के थे। मतलब ये नहीं है कि बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, मेरी उम्र भी 67 है। तो जो लोग कहते हैं ना कि नहीं बड़े लोगों को बड़ा खतरा है, तो ये उम्रदार लोग थे जिनको ये कोरोना हुआ, और जिनकी मैं बात कर 10 में से 7 लोग 60 साल से बड़ी उम्र के लोग थे, जिनका मेरा अपना निजी अनुभव है। और मैं ये दावे के साथ इन लोगों के बारे में कह रहे हैं, कहीं भी कोई बहुत भयंकर कोई बात नहीं हुई, हल्का फुल्का बुखार, थोड़ा बहुत दर्द, और वो ठीक हो गया 7-8 दिन। और हम लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने होम्योपैथी का इलाज किया और रामदेव की कोरोनिल और स्वासिर दवा ली, हम लोग ठीक हो गए। कभी कभी क्रोसिन खाया, ठीक है। और एक, क्योंकि बहुत लोगों का दबाव था, तो हमने एक एंटीबायोटिक दवा 5 दिन के लिए ली, रोज एक, वो भी बेमन के लिए ली, लेकिन ली। लेकिन वो तो खत्म हो गई। उसके बाद ये इलाज मेरा लंबा तो होम्योपैथी का ही चला और रामदेव का चला, और मैं स्वस्थ हूं, और ऐसा ही सबका हाल है।
कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। और मैं ये दावे के साथ मेरा मन कर रहा है कि कहूं कि अगर 1 साल 2 साल के बाद मृत्यु कितनी हुई है इस दौरान, ये जब से ये हुआ है और आज तक, हम हिंदुस्तान का ही ले लें, तो मेरे हिसाब से टोटल डेथ्स, जो एवरेज डेथ है 27,000 लोग मरते हैं हिंदुस्तान में रोज, हमारे डेथ रेट के हिसाब से 7.3 पर 1000, उसके हिसाब से 27,000 लोग रोज मरते हैं। कोरोना काल में वो 27 की जगह 25 हुआ होगा, 24 हुआ होगा। और लोग कहते हैं एक्सीडेंट में लोग कम मरे होंगे। हाँ ठीक है, तो एक्सीडेंट में सिर्फ 470 लोग रोज के मरते हैं, ये भी आंकड़ा मैंने देखा है। लेकिन जो आज के दिन डेथ हुई होगी इस काल में, वो 25-24 के आसपास हुई होगी, क्योंकि जो लोग अस्पताल में जाके मरते हैं, डॉक्टरों के द्वारा मरते हैं, वो कम मरे हैं इस दौरान। और कोरोना में भी वो लोग ज्यादा मरे हैं जो अस्पतालों में गए, जो घरों में रहे हैं वो कम मरे। ये सब चीजों पे हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये व्यवस्था के अगेंस्ट में जाता है, ये पूरे मेडिकल सिस्टम पे सवाल खड़े करता है और वो बहुत पावरफुल है, इसलिए इस पे ज्यादा बात नहीं होगी। और कोई बात करेगा तो उसको दबा दिया जाएगा। हो सकता है हमारा भी इंटरव्यू अगर तुम यूट्यूब पे डालो तो हो सकता है जब इनको खबर पड़े तो ये उसको बंद कर दें, ये इनकी आदत है ना। लेकिन ये मेरा पक्का मानना है कि ये जो व्यवस्था है, मेडिकल व्यवस्था, ये ज्यादा लोगों को मारती है, और जो इनको मारती है उसका ये लोग चर्चा कोई ना कोई कारण और दे देते हैं। इनकी गलतियों से, इनकी दवाइयों से, इनके ओवर जो भी ये लोग करते हैं उसकी चीजों से ये जो होता है उसका ये कभी, कितनी दवाइयां बैन हुई हैं पिछले 100 साल में, उठा के देखो। कभी कभी तुमने मेडिकल सिस्टम से कभी माफी सुनी है कि भाई हमने गलती की, ये 5 साल ये दवाई मार्केट में थी, हमने आज विड्रॉ की है, उससे जो नुकसान हुआ उसके लिए क्षमा कीजिए। वो वैक्सीन हमने दिया था, उससे बहुत नुकसान हुआ है, क्षमा कीजिए। आप देख सकते हैं इसको, ये पब्लिक नॉलेज है। लेकिन कभी माफी सुनी है इनसे? ये नहीं माफी मांगते। तो इनकी गलती माफ है। परंतु आयुर्वेद या जर्रा है हमारे लखनऊ में, बहुत सारे जर्रा जो बोन सेटर्स है, वो अब खत्म हो रहे हैं क्योंकि बोलते हैं हमसे एक गलती हो जाती तो हमको तो जेल हो जाती है, और इनकी सारी गलती माफ है। यही तो मैं कह रहा हूं, ये व्यवस्था इस तरह की है जिसमें हमारा सारा ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसमें हमारा पूरा पारंपरिक ज्ञान को फलने फूलने के लिए कोई जगह ही नहीं है। हमारी कलाओं को फलने फूलने के लिए जगह नहीं है। मैं कला मतलब वो ये जो दिल्ली के गलियारों में जो कला होती है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये जो हमारे कारीगरों की जो कला है उसकी मैं बात कर रहा हूं। वो खत्म हो रही है क्योंकि उसको पनपने के लिए कोई जगह ही नहीं। कभी कोई गवर्नमेंट का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कोई साहब पुपुल जैकर जैसी कोई दिल्ली की बड़ी औरत जिसका सीधा इंदिरा गांधी से संबंध है, उसने कहीं पे किसी पे कृपा कर दी, वो कलाकार कुछ पनप गया तो पनप गया, पर सामूहिक तौर पे नहीं। गनीमत है कि थोड़ा बहुत संगीत में और नृत्य में कुछ बचा हुआ है, बस, और कहीं नहीं। तो हमने तो हर तरह से अपने लोगों को, हम शायद पता नहीं क्या बात है, न तो हम उनके इतिहास को ठीक से देख के उनके सामने पेश करते कि उनमें थोड़ी जान आए कि भाई तुम लोग ब्रेव सोल्जर्स थे, तुम लोग तो ऐसा मानते थे अपने बारे में, ये भी बात नहीं करेंगे। और न ही हम उनको जगह देंगे कि वो अपनी कला, अपने ज्ञान को के ऊपर कुछ इनोवेशन कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें, उसमें जी सकें। आप व्यवस्था से तो बार बार उनको रोकते हैं कि नहीं तुम ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, ये तो कानून के खिलाफ है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो कैसे होगा हमको बताइए। दूसरी तरफ आपका जो पढ़ा लिखा समाज है वो कायर है, वो चालाक है, वो हिपोक्रेट है, वो अपना पतली गली से निकलना जानता है। आईआईटी वाले कितने लोग अमेरिका में जाकर के क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इतनी सारी सब्सिडी लेके, और मैनेजमेंट करते हैं। क्यों इनको सब्सिडी दी जाती है मुझे नहीं समझ में आता। देखिए, नौकरी करने वाला आदमी केवल नौकरी ही कर सकता है। तो सारा देश ही तो नौकरी कर रहा है, बस ठीक है, यहाँ पूरा देश ही तो नौकरी कर रहा है। कौन नहीं नौकरी कर रहा है? किसी को 10 करोड़ की नौकरी कर रहा है और कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, फर्क इतना ही है। नौकर तो पिचाई की बात तुमने की, वो क्या मालिक है कि नौकर है?
नौकर है। हाँ, हाँ। और ये जो अब मैं यही बात कर रहा था, ये कोरोना जो है ये इतना बड़ा हुआ किसने बनाया, कैसे बना, क्यों बना, इस पे सोचना चाहिए। बीमारी बड़ी नहीं है, हुआ कैसे बना। मेरे हिसाब से ये एल्गोरिथम से, जैसे अमेजॉन यूज करता है एल्गोरिथम को, जैसे फेसबुक यूज करता है एल्गोरिथम को, जैसे आप जब कोई काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, आपने एक चीज खरीदी, मैंने एक खाद खरीदी मान लो मेरे बगीचे के लिए, तो दुनिया भर के खाद के विज्ञापन मेरे पास आने लगते हैं। इनको पता चल जाता है कि फला आदमी इस कंप्यूटर से जो काम कर रहा है उसने ये चीज खरीदी है, इसलिए ये जब ये खरीदता है तो ये भी 100 में से 80 लोग ये भी खरीदते हैं, तो उसका विज्ञापन मुझे भी दिखाता है। ये हम सबको मालूम है ना। ये मतलब आपकी पूरी प्रोफाइल इनके पास आ जाती है। आप अगर कंप्यूटर यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, आप जो भी उससे इस्तेमाल करते हैं, उससे एक ये नक्शा बना लेते हैं आपका कि ये आदमी के विचार इस प्रकार के हैं, ये इस तरह की खबरें देखना पसंद करता है, ये इस तरह के यूट्यूब चैनल्स देखता है, ये इस तरह की चीजें खरीदता है, इत्यादि इत्यादि। उससे एक अंदाजा इनको लग जाता है, उसका एक इन्होंने पूरा फॉर्मूला बनाया हुआ है और उस हिसाब से आपको ये कंट्रोल करते हैं। इनको ये भी पता है कि दुनिया में 150 ऐसी जगह हैं, उनमें अखबार है, उसमें मैगजीन्स हैं, उसमें जर्नल्स हैं, उसमें रिसर्च जर्नल्स हैं, उसमें साइंटिफिक जर्नल्स हैं, उसमें एकेडमिक दुनिया के लोग हैं, उसमें नोबेल प्राइज विनर्स हैं। ऐसे 150 लोगों को अगर ये लोग ये बात करें फला बात, तो इसका असर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। कोरोना में यही हुआ है। इन्होंने टारगेट करके, और वो कौन थे ये मैं नहीं कह सकता, वो हमारा हिंदू अखबार भी हो सकता है, हमारा अमर उजाला भी हो सकता है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी हो सकता है, सुंदर पिचाई भी हो सकता है, बिल गेट्स भी हो सकता है, WHO भी हो सकता है, जो भी है। इनको ये लोग अगर ये बात करेंगे तो पूरी दुनिया भयभीत हो जाएगी। ये एक एक्सपेरिमेंट बड़े लेवल पे हुआ है और सफल हुआ है, और अब ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट और होंगे, क्योंकि मॉडर्न पढ़े लिखे आदमी का दिमाग नहीं रह गया है। अहंकार है कि मैं दिमाग से सोचता हूं, आई एम अ रैशनल बीइंग। रैशनैलिटी वगैरह कुछ है नहीं। ये यहां से पढ़ता है, वहां से पढ़ता है, सूचनाओं को लेकर अपना दिमाग बनाता है। उसको ज्ञान और सूचना में फर्क भी नहीं मालूम है, क्योंकि वो अपने अंदर तो झांकना उसने छोड़ दिया। तो सूचनाओं के संसार से अपनी विचार बनाता है, अपनी ओपिनियन बनाता है, और उससे वो संचालित होता है, और उसके वो ओपिनियन और विचार के लिए वो मरने मारने को तैयार हो जाता है। वो ये नहीं जानता कि ये विचार ही है भैया, नए इनपुट आएंगे, तुम्हारा विचार कल बदल जाएगा, और ये इनपुट देने वाला यही लोग हैं। आज ये दवाई को प्रमोट करते हैं, कल बैन कर देंगे, फिर तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। तो ये इनको पता ही नहीं है, इनके विचार ये इनके विचार नहीं होते, ये तो सोचते हैं, पर ये इनका घमंड ये है कि मेरे विचार है। तो ये कोरोना का एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि कैसे सूचना तंत्र से हम लोगों के दिमाग को काबिज कर सकते हैं, और ये इस तरह के और एक्सपेरिमेंट्स होंगे, क्योंकि हम लोगों ने सोचना बंद कर दिया है। हमारी शिक्षा तंत्र ने हमको सशक्त नहीं किया है, हमको पराश्रित किया है, और उसको काउंटर करने के लिए घमंड दे दिया, जिससे हमको अपने पराश्रित होने का पता भी नहीं है। ये हुआ है, ये मेरी ओपिनियन है।